Dear students, welcome back. Today we will start our new course Introduction to Topology. आज की इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 0 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम कोर्स आउटलाइन, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, sets and its subsets, operations on set, some fundamental results and Cartesian product of set को देखेंगे। कोर्स आउटलाइन में हम स्टूडेंट्स 5 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम मैट्रिक्स स्पेसेस को स्टडी करेंगे। सेकेंड चैप्टर में हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस को स्टडी करेंगे। थर्ड चैप्टर में हम कंटिन्यूटी, फोर्थ चैप्टर में हम कनेक्टेड एंड कंपैक्ट स्पेसेस और लास्ट चैप्टर में हम सेपरेशन एक्सियम्स को स्टडी करेंगे। इस कोर्स के लिए ये 4 बुक्स एज अ रिकमेंडेड बुक्स हैं। आप इन बुक्स को इस कोर्स के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है sets and its subsets. A set is simply a collection X of objects. Set क्या होता है? Simply a collection of objects होता है। The objects in set X are called its element. Objects को हम क्या कहते हैं? Elements कहते हैं। And denoted mainly by small letters. और इनको हम क्या करते हैं कि स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ए इज इन एक्स देन वो राइट ए बिलोंग्स टू एक्स एंड रीड एज ए बिलोंग्स टू एक्स। इन अगर कोई एलिमेंट ए सेट एक्स में मौजूद है देन वी राइट ए बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है। The negation of this is denoted by A does not belongs to X. अगर हम कहते हैं कि सेट X में A एलिमेंट नहीं है then we write A does not belongs to X. If X and Y are two sets then the relation X is subset of Y means that every element of X is an element of set Y. अब सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि अब यहाँ पर X और Y 2 सेट्स हैं और जो ये रिलेशन है X is subset of Y means X के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट Y के भी एलिमेंट्स हैं। Then we write X is subset of Y और ये जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं? सबसेट का साइन कहते हैं। X is subset of Y means that every element of X is an element of Y. X is then called a subset of Y. तो हम X को क्या कहते हैं? सबसेट of Y कहते हैं। Clearly X सबसेट है X का, also X सबसेट है Y का एंड Y सबसेट है Z का। अब ये हमारे पास 3 रिलेशंस हैं कि X खुद का सबसेट है, ये भी बात सही है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। also X सबसेट है Y का, एक ये रिलेशन है एंड थर्ड ये रिलेशन है Y सबसेट है Z का। This implies X सबसेट है Z का। अगर सेट X Y का भी सबसेट है और Y Z का सबसेट है this implies X सबसेट होगा Z का। If X सबसेट है Y का एंड Y सबसेट है X का then ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब हमने दोनों सेट्स को
इक्वल प्रूफ करना हो देन हम उनके सबसेट वाली कंडीशन को होल्ड करते हैं, यानी x सबसेट है y का एंड y सबसेट है x का। अगर ये चीज हम प्रूफ कर लेते हैं देन हम लिखते हैं कि x और y आपस में इक्वल है एंड से x एंड y आर इक्वल सेट्स। तो हम क्या कहते हैं कि x और y आपस में इक्वल सेट्स है। द रिलेशन x सबसेट है y का इज आल्सो डिनोटेड बाय y कंटेन्स x। ठीक है स्टूडेंट्स, या इसको हम पढ़ते हैं कि y इज इन x, x y को कंटेन कर रहा है। ये अब यहाँ पर जो ये साइन होगा ये हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि जो x है वो y को कंटेन कर रहा है, या y इज इन x, जो सेट y है वो सेट x में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है there are essentially two ways to specify a particular set, कि हम टू वेज के जरिए किसी भी सेट को स्पेसिफाई करते हैं। वन वे इट इज पॉसिबल इज बाय एक्चुअली लिस्टिंग इट्स मेंबर्स। पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले वे में हम उस सेट के एलिमेंट को लिस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई ए सेट है, इसमें ये एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। हमने पहले वे में क्या किया कि सेट के एलिमेंट्स को या मेंबर्स को लिस्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो सेट ए है इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं या लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू। नोट दैट एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। और जो सेट होता है स्टूडेंट्स उसको हम किस तरह लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स को हम इन ब्रेसेस में लिखते हैं और हर एलिमेंट के दरमियान या टू एलिमेंट्स के दरमियान एक कोमा होता है, यानी कोमा के जरिए हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। द अदर वे इज टू स्टार्ट दोज प्रॉपर्टीज विच कैरेक्टराइज द एलिमेंट्स इन द सेट। ये तो पहला मेथड था कि आप सेट के एलिमेंट्स को लिख लें, और सेकंड मेथड में है कि आप उस सेट की टेबुलर फॉर्म बना लें। आप इस चीज के बारे में भी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। अब सेट बी है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है, x such that x is an integer, x is greater than 0। अब देखें इस सेट में जो x है वो इंटीजर है और जो x है वो ग्रेटर देन 0, यानी हमने 0 इसमें नहीं लेना। 0 के अलावा जो बाकी इंटीजर्स होंगे वो सेट b के एलिमेंट्स होंगे। which reads b is the set of x such that x is an integer and x is greater than 0। और हम इसको किस तरह रीड करते हैं कि b is the set of x such that x is an integer and x is greater than 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और b the set b whose elements are the positive integers, क्योंकि यहाँ पर x is greater than 0 है तो हम नेगेटिव इंटीजर्स को नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और वो ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये सेट जो सेट ए है इसमें हम लिस्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, और सेट बी में हम इसकी टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म को डिनोट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है intervals on the real line defined below appears very often in mathematics। अब यहाँ पर हम ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स, हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो इंटरवल्स हैं जो रियल लाइन पर ये हम अक्सर यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। तो हेयर a एंड b आर रियल नंबर्स विद a लेस देन b, और यहाँ पर हमने कोई से दो रियल नंबर्स लिए हैं a एंड b, और इनके दरमियान प्रॉपर्टी क्या है कि a लेस देन b है। तो ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b
इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, ओपन इंटरवल ए टू बी। और इसमें जो स्टूडेंट्स इसको हम किस तरह, ये भी एक सेट है। अब इस ओपन इंटरवल के सेट को हम किस तरह डिनोट करते हैं, अब ए बी ओपन इंटरवल विच इज इक्वल टू एक्स such that x is greater than a less than b। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं जो a से ग्रेटर हो और b से लेस हो। इसमें स्टूडेंट्स ओपन इंटरवल में a और b इसमें इंक्लूड नहीं हो, ठीक है, लेकिन a और b के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में आएंगे। अब नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हम स्टूडेंट्स क्या लेते हैं कि जो इसमें एलिमेंट x होते हैं ये क्या करते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल देन a और लेस देन इक्वल देन b। यानी अब क्लोज इंटरवल को हम किस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं। और ये भी क्या होता है, एक सेट होता है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो इसमें a भी इंक्लूड होता है, b भी इंक्लूड होता है, और इनके दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स वो सारे के सारे इस सेट में आएंगे। नेक्स्ट है ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। देखिए यहां से ये ओपन है और ये यहां पर बी पर क्लोज है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा लेकिन बी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यानी यहां पर हम लेंगे ए से ग्रेटर और लेस देन इक्वल देन बी, तो इसके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट में आएंगे। नेक्स्ट है क्लोज ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। तो ये यहां से ए पर क्लोज है और बी पर ओपन है, इसको हम कहते हैं हाफ क्लोज हाफ ओपन। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें हम ए को अब इंक्लूड करेंगे और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी इसमें ए भी शामिल होगा और ए और बी के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी इस सेट में शामिल होंगे। The open and close open intervals are called half open intervals। तो इनको हम क्या कहते हैं, half open intervals भी कहते हैं। Two sets A and B are equal, written A is equal to B if they consist the same elements। हम क्या कहते हैं कि दो सेट्स आपस में इक्वल तब हैं जब उनके एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं A is equal to सेट हम यहाँ पर कोई लिख लेते हैं 1 2, और जो सेकंड सेट है सेट बी इसको आप लिख लें सेट x such that x is greater than equal than 1 less than equal than 2। एंड यहाँ पर एक और चीज लिख लें कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 लेस देन इक्वल देन 3। अब इस सेट बी में स्टूडेंट्स कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वही 1 एंड 2 आएंगे। और सेट अब इनको हम क्या कह सकते हैं, इक्वल सेट कह सकते हैं, बिकॉज ए में भी यही एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी यही एलिमेंट्स। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, रिटन ए इज इक्वल टू बी इफ दे कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स, ठीक है, आई ईच मेंबर ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड ईच मेंबर ऑफ बी बिलोंग्स टू ए। यही बात है। अब इसमें सेट ए में 1 है तो सेट बी में भी 1 है, अगर सेट ए में 2 है तो सेट बी में भी सेट एलिमेंट 2 है, तो ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। अगर हम इनके नेगेशन लिखना चाहें यानी नॉट इक्वल लिखना चाहें तो ये क्या होगा कि अब a इज इक्वल टू बी का नेगेशन क्या होगा कि a इज नॉट इक्वल टू b। अब यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस की गई है, सेट e। अब इसमें कौन कौन से, यानी अब इसको हमने किस तरह लिखा है, यानी सेट टेबलर की फॉर्म में। इसमें x such that x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये ई सेट डिफाइन हमने किया है और सेट f में हमने कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे हैं 2 and 1
एंड जी सेट में हमने 1 2 2 1, देन E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G। अब वो कह रहा है कि ये तीनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। ऑब्जर्व दैट सेट डज नॉट डिपेंड ऑन द वे इन विच इट्स एलिमेंट आर डिस्प्लेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम सेट G को देखें तो यहाँ से अगर हम ये एलिमेंट्स रिपीट ना करें तो सेट G में भी कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास 1 and 2 आ रहे हैं। अगर हम इसको ऑर्डर में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 1 and 2 आ जाएगा। इसी तरह ये अगर हम स्टूडेंट्स F सेट को लिखें अरेंज फॉर्म में तो पहले आप 1 लिख लें, फिर 2 लिख लें, या आप 2 और 1 रहने दें। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अब सेट E को देखते हैं। अब ये x² - 3x + 2 है, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स x² - 2x, ठीक है स्टूडेंट्स, -x और ये +2 आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ से x को कॉमन लें तो ये बन जाएगा x into x - 2 और ये -1 into आ जाएगा स्टूडेंट्स x - 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम स्टूडेंट देखें तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, एंड x की एक और वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, वो आ रही है 2। तो सेट E में भी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है एंड 2 एलिमेंट्स है। इस तरह सेट F में भी 1 and 2 हैं, सेट G में भी 1 and 2 हैं, इसलिए हमने इन तीनों सेट्स को आपस में इक्वल लिखा। और ये बात है कि सेट डज नॉट डिपेंड ऑन द वे इन विच एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड। और सेट्स क्या करते हैं कि इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि आप इसके एलिमेंट्स को किस तरह डिस्प्ले कर रहे हैं। अब देखें सेट E में हमने किस तरह एलिमेंट्स को डिस्प्ले किया है, सेट F में एंड सेट G में, लेकिन ये तीनों आपस में इक्वल सेट्स। A set remain the same if elements are repeated or rearranged। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a set remains the same, तो ये सेट ही रहेगा अगर हम इसके एलिमेंट्स को रिपीट कर देते हैं या रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेट्स क्या हो सकते हैं, फिनाइट भी हो सकते हैं और इनफिनाइट भी हो सकते हैं। A set is finite if it consists of n different elements। अगर सेट फिनाइट कब होगा, जब उसमें n एलिमेंट्स क्या होंगे, डिफाइन होंगे, वेयर n इज सम पॉजिटिव इंटीजर, अदरवाइज अ सेट इज इनफिनाइट। अब यहाँ पर ये जो सेट F है एक फिनाइट सेट है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। इस तरह अगर कोई सेट जिसमें एलिमेंट्स यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो स्टूडेंट्स होगा ये एक इनफिनाइट सेट होगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में इनफिनाइट नंबर्स आते हैं, तो ये सेट क्या होगा, एक इनफिनाइट सेट होगा। इन पार्टिकुलर अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ए सेट को लिख लेते हैं 1। अब ये एक सेट है और इस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। नेक्स्ट है सबसेट्स, सुपर सबसेट्स। अब देखें सबसेट्स क्या होती हैं और सुपर सबसेट्स क्या होती हैं। अ सेट A is subset of set B और equivalently B is super subset of A। यानी हम क्या कहते हैं कि सेट A is subset of B, या इसको हम कह सकते हैं कि B is super subset of A, written as A is subset of B और B is super subset of A। अब यहाँ पर क्या मतलब है कि जो B है वो A में कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो A है वो A B में कंटेन कर रहा है कि A सबसेट है B का, यानी A सेट B में कंटेन कर रहा है, या हम कहते हैं कि जो B है वो सुपर सबसेट ऑफ A है, यानी जो B है सेट वो सेट A को कंटेन कर रहा है।
यानी जो बी सेट होगा वो सेट ए से बड़ा सेट होगा। ठीक है, तो देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कोई सेट, यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, तो यहाँ पर देखें ए सेट यहाँ पर डिफाइन है और ये सेट कोई सी डिफाइन है। तो हम स्टूडेंट्स ए सेट को देखें, इसमें सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, और सेट सी में भी ऑड नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर्स 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 5 7 11, यानी यहाँ पर सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और ये प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 हैं। अब देखें यहाँ पर C इज सबसेट ऑफ A। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें अब C क्या है, ये सबसेट ऑफ A है, यहाँ हम A को सुपर सबसेट ऑफ C कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी C को हम क्या कहते हैं, A को हम क्या कह सकते हैं, सुपर सबसेट ऑफ C, यानी जो सेट A होगा वो सेट C से ग्रेटर होगा। देखें सेट C में तो सिर्फ प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन सेट A में हम सारे के सारे ऑड नंबर्स ले रहे हैं। ठीक, ऑड पॉजिटिव नंबर्स, तो इसमें जो सेट A होगा इसमें ज्यादा एलिमेंट्स होंगे और सेट C में कम एलिमेंट्स होंगे। इस तरह आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि सुपर सबसेट और सबसेट। अब यहाँ पर जो C है वो सबसेट है A का, लेकिन जो A है वो सुपर सबसेट है C का। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, यानी B इज सुपरसेट, यानी A अगर सबसेट है B का, या इक्विवेलेंटली B इज सुपर सबसेट ऑफ A रिटन, इस तरह इनको हम लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट इन A इज आल्सो बिलोंग्स टू B। अब ये चीज हम इस तरह यानी हम क्या कहते हैं कि A सबसेट है B का या B सुपर सबसेट है A का, ये इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट इन A आल्सो बिलोंग्स टू B। तो A के यानी हर एलिमेंट B में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तब जाके हम ये कहते हैं कि A सबसेट है B का और B सुपर सबसेट है A का। दैट इज इफ X बिलोंग्स टू A implies X बिलोंग्स टू B। अगर एलिमेंट X A में बिलोंग करता है तो X B में भी बिलोंग करना चाहिए। We also say that A is contained in B। हम ये भी कहते हैं कि A is contained in B, तो A B में कंटेन कर रहा है, या B contains A, या B A को कंटेन कर रहा है। द नेगेशन, अब हम अगर इसका नेगेशन देखना चाहें कि A सबसेट है B का, तो इस तरह लिखते हैं कि A is not subset of B और B is not super subset of A। ये इसकी नेगेशन हो गई। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, वही एग्जाम्पल कि यहाँ पर कंसीडर कर लें सेट A और ये सेट B और ये सेट C, देन C सबसेट है A का, सिंस एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड, यानी हर एक प्राइम नंबर जो ग्रेटर देन 2 है वो एक ऑड नंबर है। ऑन द अदर हैंड B इज नॉट सबसेट ऑफ, अब वो कह रहा है कि B सबसेट A का नहीं है। हमने सबसेट के लिए क्या चीज पढ़ी थी कि हर एलिमेंट, यानी अगर हम कहते हैं कि A सबसेट है B का, तो मीन A का हर एलिमेंट सेट B से बिलोंग करना चाहिए। तो देखें यहाँ पर B में 10 है, अब B में ये 10 नंबर, अब B में जो 10 नंबर है यानी 10 बिलोंग्स टू B बट 10 डज नॉट बिलोंग्स टू A, लेकिन 10 सेट A से बिलोंग नहीं कर रहा, सेट B से तो बिलोंग कर रहा है 10, लेकिन सेट A से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने ये कह दिया कि B इज नॉट सबसेट ऑफ A। तो आपने ये याद रखना है कि अगर हमने सबसेट को चेक करना है, देन हम इस कंडीशन को लाजमी चेक करेंगे कि हर एलिमेंट A का सेट B का भी एलिमेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो सबसेट नहीं बनाएगा। तो ये लाजमी शर्त होती है कि उसकी हर एलिमेंट सेट B से बिलोंग करना चाहिए, एक हर एलिमेंट सेट B से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये B और A, यानी B सबसेट A का नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो 10 था वो सेट A में नहीं है। वी विल let n denote the set of positive integers
तो हम सेट n को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का सेट कहते हैं। z डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब जो सेट z है ये इंटीजर्स का सेट होता है, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अब जो q होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, इसमें p बटा q की फॉर्म में नंबर्स आते हैं। और जो r होता है ये क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। तो अकॉर्डिंगली जो n होगा वो क्या होगा, सुपर सबसेट होगा z का, यानी ये देख लें, सॉरी सबसेट होगा z का। n सबसेट होगा z का और z सबसेट होगा रैशनल नंबर्स का, और रैशनल नंबर्स सबसेट होंगे किसके, रियल नंबर्स। अगर ये चीज होल्ड कर रही है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर्स हैं वो सेट R के सबसेट्स, या सेट ऑफ रैशनल नंबर के सबसेट हैं, ये Z के भी सबसेट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं वो किन किन के सबसेट्स हैं, Z के भी सबसेट्स हैं, रैशनल नंबर के भी सबसेट्स हैं और रियल नंबर के भी सबसेट्स। ठीक है, और इस तरह Z वो सबसेट है रैशनल नंबर्स का, और ये Z सबसेट हो सकते हैं रियल नंबर्स का भी हो सकता है। अब जो सेट ऑफ रैशनल नंबर हैं वो सबसेट है रियल नंबर्स। तो इस तरह ये चीज डिनोट कर रही है, तो इस चीज को भी आपने याद रखना है सबसेट्स के हवाले से। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व दैट ए सबसेट है B का डज नॉट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी दैट A इज इक्वल टू P। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज जो A सबसेट है B का, ये श्योर नहीं है कि A इज इक्वल टू B है। In fact, we are able to restate the definition of equality of sets as follows. अब यहां पर हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इक्वल सेट्स। टू सेट्स A and B are equal if and only if A सबसेट है B का and B सबसेट है A का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज लाजमी होल्ड करनी चाहिए। अगर टू सेट्स इक्वल होती हैं देन A सबसेट होना है B का और B सबसेट हो A का। इन द केस दैट A सबसेट है B का बट A इज नॉट इक्वल टू B, वी से दैट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो यहां पर एक और डेफिनेशन आ गई प्रॉपर सबसेट की, यानी देखें A सबसेट है B का बट A इज नॉट इक्वल टू B, दिस इंप्लाइज A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी A में एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट B में मौजूद नहीं है, देन A is called proper subset of, और B contains A properly, या हम कहते हैं कि B contains A properly, या हम कहते हैं कि जो B है वो A को contain कर रहा है properly. The reader should be warned that some authors use symbols. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कुछ authors इस तरह के सिंबल को यूज करते हैं एज अ सबसेट के तौर पर, और कुछ इस सिंबल को यूज करते हैं एज अ सबसेट के तौर पर। तो ये भी सिंबल होता है सबसेट का, और ये भी स्टूडेंट सिंबल कौन सा होता है, सबसेट का होता है। तो ये कुछ ऑथर्स इस तरह डिनोट करते हैं। तो अवर फर्स्ट थ्योरम फॉलोज फ्रॉम प्रीसीडिंग डेफिनेशन। इफ लेट A, B and C be any sets, then 1 A सबसेट है B का, नंबर 2 A सबसेट है B का एंड B सबसेट है A का। यहाँ पर A सबसेट है A का, every set is a subset of itself। सेकंड है कि if A सबसेट है B का एंड B सबसेट है A का, then A is equal to B, ये चीज आ गई। और थर्ड है कि A अगर सबसेट है B का एंड B सबसेट है C का, देन A क्या होगा, वो सबसेट होगा C का। ये भी चीज हम देख चुके हैं प्रीवियस सेक्शन में कि अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है C का, देन A सबसेट होगा C का। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एंड नल सेट्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अब यूनिवर्सल और नल सेट क्या होते हैं। In any application of set theory, all sets under investigation are subsets of a fixed set.
यानी हमने जब ये बात की थी कि नेचुरल नंबर्स का सेट सबसेट है किसका, z का, ठीक है स्टूडेंट, और z सबसेट है q का और q सबसेट है r का। तो यहाँ पर देख लें जो r है r सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देख लें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी इसी r का सबसेट है, z भी इसी r का सबसेट है और q भी इसी r का सबसेट है। तो यहाँ पर जो r है ये एक फिक्स्ड सेट है जिसके नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इसके सबसेट्स हैं। तो r को हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। हम यहाँ पर r को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे कि एक ऐसा सेट जिसमें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी कंटेन कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स भी कंटेन कर रहे हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी कंटेन कर रहे हैं। यानी ये सारे के सारे जो सेट्स हैं वो इसी R में कंटेन कर रहे हैं। तो R को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और ये सेट क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है। वी कॉल दिस सेट द यूनिवर्सल सेट और universe of discourse and denote it in this chapter by U। और यूनिवर्सल सेट को हम स्टूडेंट्स कैपिटल U से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम कंसेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट या नल सेट को देखते हैं। दैट इज सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स। और जो सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट होता है, इसमें एलिमेंट्स नहीं होते लेकिन ये एक सेट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस सेट डिनोटेड बाय, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, इज कंसीडर फिनाइट, और ये फिनाइट सेट होता है, एंड अ सबसेट ऑफ एवरी अदर सेट्स। और जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। थस फॉर एनी सेट ए, फाई सेट क्या होगा स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए, और जो ए होगा वो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। ये लाजमी बात होती है। और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को आप देख सकते हैं, यहाँ पर R एक यूनिवर्सल सेट है और इसके ये बाकी तीनों सेट्स इसके क्या है, सबसेट्स हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, इन प्लेन ज्योमेट्री द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। जब हम बात करते हैं प्लेन की, फॉर एग्जांपल ये x और y एक्सिस है, तो यहाँ पर जो भी यूनिवर्सल सेट होगा वो सारा ये सारा प्लेन कंसीडर किया जाएगा। एक्स और वाई प्लेन को हम क्या कहते हैं, प्लेन ज्योमेट्री में एज अ क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट के तौर पर इसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3.2, लेट ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ओल्ड, ठीक है। देन ए इज एम्प्टी, यहाँ पर ए क्या है, एक एम्प्टी सेट है। देखें यहाँ पर ऑड नंबर्स का स्क्वायर कभी भी 4 नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 3 लेता हूँ, तो 3 का स्क्वायर वो अब ये नॉट इक्वल टू 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर जो सेट ए हमने डिफाइन किया है कि x such that x square is equal to 4, x is odd। तो ऑड नंबर्स का स्क्वायर कभी भी इवन नंबर नहीं होता, 4 यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकता। तो यानी ए सेट जो होगा वो क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। लेकिन ये एक सेट तो होगा, देखने अब इस एम्प्टी सेट को हमने किस तरह लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ये सेट तो है लेकिन अब ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब इसमें यानी जो भी हम ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, ऑड नंबर्स, इनका स्क्वायर कभी भी 4 के इक्वल नहीं होता। तो नेक्स्ट है एग्जांपल, लेट बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। यहाँ पर जो एम्प्टी सेट है उसके गिर्द हमने ब्रेसेस यहाँ पर डाली है। देन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अब ये जो बी है ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अब ये बी एम्प्टी सेट नहीं है। अब बी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, फॉर बी कंटेन्स 1 एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने कंफ्यूजन नहीं होनी, आपने इसको एम्प्टी सेट नहीं कहना, ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब ये एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। अगर सिर्फ सिंपली b इज इक्वल टू क्या होता है, ये चीज होती,
b इज इक्वल टू ये एम्प्टी का निशान होता, तो तब आप कहते कि b इज एम्प्टी सेट। अगर इसको हम ब्रेसेस में क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, देन दिस इज अ सेट, देन अब ये सेट है, अब इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, अब इसमें सिर्फ 5 एक एलिमेंट है। नेक्स्ट है सेट ऑपरेशंस। तो सेट ऑपरेशन में हम यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स, डिसजॉइंट्स, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट ऑपरेशन, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, इसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। अब ये क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ए यूनियन बी में, वो एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करते हैं या बी से बिलोंग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को हम किस तरह लिखते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये होती है डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। यहाँ पर जो और है इसको हम यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ एंड और, तो इस चीज के सेंस में हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं। तो एंड को हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन, आर को यूज करते हैं यूनियन में, ये आपने याद रखना है, आर को हम यूनियन में यूज करते हैं और एंड को इंटरसेक्शन में यूज करते हैं। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, जो ए से भी बिलोंग करते होंगे और बी से भी बिलोंग करते होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए से भी बिलोंग करें और सेट बी से भी बिलोंग करें, इसलिए यहाँ पर हमने एंड का वर्ड यूज किया है। और का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब वो एलिमेंट्स ए से बिलोंग कर रहे हों या बी से बिलोंग कर रहे हों, ठीक है, वो से बिलोंग नहीं करते। लेकिन इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स हम वो लेते हैं जो दोनों सेट से बिलोंग करते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी, देन ए एंड बी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी सेट आ जाए, देन हम कहते हैं कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट और नॉन इंटरसेक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई से दो सेट डिफाइन कर लेता हूँ। ये सेट ए है, इसमें आप एलिमेंट्स ले लें 1 2 ले लें, और सेट बी में स्टूडेंट्स आप ले लें 3 and 4 ले लें। तो देखें अब सेट ए और सेट बी में कोई से भी दो या देखिए एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इस सेट में 1 and 2 हैं, इस सेट में 3 and 4 हैं। तो इन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक एम्प्टी सेट। A class A of set is called disjoint class of sets if each pair of disjoint या distant sets in A is disjoint। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें तो हम A और B को क्या कहते हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, बिकॉज इनका ये क्या है कि A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये A और B ये कोई से दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, और इनके सेट को हम किस तरह डिनोट करते हैं, ये सेट यानी डिसजॉइंट क्लास के तौर पर कहते हैं। डिसजॉइंट क्लास ऑफ सेट्स क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये मैं इसको इस तरह डिनोट कर लेता हूँ, ये कोई A यानी डिसजॉइंट क्लास ऑफ सेट्स है। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, A और B आ रहे हैं, यानी A और B कोई से दो डिसजॉइंट सेट्स हैं कि इनका जो हमारे पास है इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट है। तो इस क्लास में स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये डिसजॉइंट क्लास ऑफ सेट्स आ रही है, इसमें क्या होते हैं कि हम वो पेयर्स लेते हैं जो डिसजॉइंट्स होती हैं, ठीक है। यानी अगर हमारे पास काफ़ी डिफरेंट सेट्स आ जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स, 5 या 6 सेट आ जाएं, तो हम डिसजॉइंट क्लास में हम वो ऐसे यानी सेट्स या एक ऐसे सेट लेंगे जो आपस में डिसजॉइंट्स होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर ए और बी आपस में डिसजॉइंट है, तो ये स्टूडेंट्स डिसजॉइंट क्लास में ये दोनों यानी सेट्स आ जाएंगे क्लास में। नेक्स्ट है हम यहाँ पर पहले हमने यानी यूनियन के बारे में बात की, इंटरसेक्शन, अब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करें। द रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट of a set B with respect to set A are simply the difference of A and B denoted by A complement B। तो हम A complement B को इन दोनों का डिफरेंस भी कहते हैं। अब ये set of elements which belongs to A but do not belongs to B। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आती हैं A complement B में? वो एलिमेंट्स जो सेट ए से बिलोंग करें लेकिन सेट बी से बिलोंग ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी को हम डिनोट करते हैं कि सिर्फ इसमें हम एलिमेंट जो सेट्स हैं सेट ए के हम लेते हैं और ये एलिमेंट सेट बी से में मौजूद नहीं होते, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स इज डज नॉट बिलोंग टू बी। ऑब्जर्व दैट ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड बी are disjoint। ठीक है स्टूडेंट्स, देन A complement B intersection B is empty। अगर A complement B हो and B are disjoint, यानी A complement B और B अगर ये दोनों स्टूडेंट्स क्या डिसजॉइंट हो यानी इनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, देन A complement B इंटरसेक्शन B ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट। द एब्सोल्यूट complement or simply complement of a set is denoted by A। यहाँ पर हम C का साइन यूज करते हैं, इसलिए क्या शो करता है, A complement, यानी A C ये शो कर रहा है A complement is the set of elements which do not belongs to A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A complement क्या होगा, हम इसमें जब A के कॉम्प्लीमेंट को हम शो करते हैं तो इसमें हम X such that X बिलोंग कर जाए यूनिवर्सल सेट से लेकिन X डज नॉट बिलोंग्स टू A। यानी A का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट्स A कॉम्प्लीमेंट A। तो इसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं A कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर ये C का साइन आप लगा लें, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे एलिमेंट्स हम लेंगे जो सेट U से बिलोंग करेंगे यूनिवर्सल सेट से लेकिन सेट A से बिलोंग नहीं करेंगे by using definition of complement। In other words, A complement is the difference of universal set and set A। तो A complement का क्या मतलब होता है, difference of universal set U and A। तो ये universal set U and A का क्या होता है, difference होता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर हमने एग्जांपल्स को देखेंगे complement की। The following diagrams called Venn diagram अब illustrate the above set operations। अब देखें A intersection B is shaded। A intersection B में स्टूडेंट्स A और B के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, तो ये जो सेक्शन है सारा का सारा ये शो कर रहा है कि A और B के कॉमन एलिमेंट्स यानी A intersection B। और ये A यूनियन B is shaded। अब A यूनियन B में स्टूडेंट्स A और B दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, तो इसको हमने इस तरह डिनोट किया है, शेडेड किया है। अब ये है A कॉम्प्लीमेंट B इज शेडेड। A कॉम्प्लीमेंट B क्या होता है कि सेट A में एलिमेंट्स हों लेकिन सेट B में एलिमेंट्स ना हो, तो इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेट A को हम इस तरह हाईलाइट कर लेते हैं। अब ये इसमें जो कॉमन होता है वो उसको हम हाईलाइट नहीं करते, ये सेट B में एज अ सेट B के तौर पर ये चीज आ जाती है। और ये A कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह डिनोट करते हैं, यानी जो ऐसे सेट लेते हैं जो एलिमेंट सेट U से बिलोंग करें लेकिन सेट A से बिलोंग ना करें। अब ये जो ट्राइंगल बन रही है, सॉरी अब ये चीज क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये सारी जो हमारे पास एरिया है ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें हमने कोई से A सेट और B सेट लिए हैं। अब A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जो सेट A में नहीं होंगे, यानी U में U से बिलोंग करेंगे, ये सेट U से बिलोंग करेंगे लेकिन सेट A में नहीं होंगे, तो इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है
Sets under the above operation satisfy various laws or identities which are listed above. तो जो सेट्स ऑपरेशंस हैं ये एडेम्पोडेंट लॉ यानी कुछ लॉज को क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को हम देखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, डी मॉर्गन लॉज। तो देखें पहला है एडेम्पोडेंट लॉ कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है। अगर आप ए यूनियन ए करते हैं देन भी आपको ए मिलता है, अगर आप ए इंटरसेक्शन ए करते हैं देन फिर भी आपको सेट ए ही मिलता है। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, एडेम्पोडेंट लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ में हम तीन सेट्स लेते हैं यहाँ पर, यानी ए सेट है, बी सेट और सी सेट। इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। एंड इसके अब इंटरसेक्शन को हम किस तरह लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। अब ये है कम्यूटेटिव लॉ, पहले हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब इस तरह ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। अब ये इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस तरह अब ये ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इस तरह आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, कि अगर आप एम्प्टी सेट को ए के साथ यूनियन ले लें तब भी हमें ए हासिल होगा। अगर आप ए यूनियन यूनिवर्सल सेट लें तब भी हमें यूनिवर्सल सेट हासिल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लें देन आपको ए हासिल होगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन एम्प्टी लें तो आपको एम्प्टी सेट हासिल होगा। इस तरह ये आइडेंटिटी लॉज हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल होता है, यू के इक्वल होता है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये होता है स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट, और ए कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट अगेन लें फिर ये हमें ए सेट हासिल होता है। इस तरह यू कॉम्प्लीमेंट लें तो हमें वो एम्प्टी सेट हासिल होता है। अगर आप एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो हमें यूनिवर्सल सेट हासिल होता है। तो इन रिजल्ट्स को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिजल्ट कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। तो ईच ऑफ अबव लॉज फॉलो फ्रॉम एन एनालॉगस लॉजिकल लॉज। फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी, अब ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, x like that x belongs to A and x belongs to B. This implies x like that x belongs to A, B and x belongs to A. This is B intersection A. यानी A intersection B किसकी इक्वल होता है, B intersection A। ये हमने लॉ पढ़ा था अभी ऊपर। तो यहाँ पर A complement B, सॉरी A यानी intersection B is equal to B intersection A। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप इस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर आप ये यानी अगर आप लिखना चाहें कि P और Q, P and Q देख लें, यानी हाउ हेयर वी यूज द फैक्ट दैट द कंपोजिशन स्टेटमेंट P and Q रिटन एज P and Q। अब ये जो साइन होता है स्टूडेंट्स, ये एंड का साइन होता है। ये जो साइन होता है ये एंड का साइन होता है, और ये जो साइन होता है ये V साइन होता है, इसको हम कहते हैं और, इसको हम और पढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पर लॉजिकल में। तो लॉजिकली P and Q इक्विवेलेंट टू द कंपोजिशन स्टेटमेंट Q and P। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको यानी P and Q को हम किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है Q and P के, इस चीज के इक्वल यहां पर ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन सेट इंक्लूजन एंड अबव सेट ऑपरेशन फॉलोज। अब यहां पर ए
इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, यानी अगर ए सबसेट हो बी का, देन ये कंडीशंस क्या होती हैं, होल्ड करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर ए सबसेट है बी का, देन हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो ए की इक्वल होगा। बी कंप्लीमेंट, अब ये भी सबसेट होगा ए कंप्लीमेंट का, अगर ए सबसेट है बी का। और यहाँ पर है बी यूनियन ए कंप्लीमेंट, ये किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। अगर ए सबसेट होता है बी का, देन ये 5 से 6 रिजल्ट्स क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट्स क्या होती हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी रिटन एज ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी, इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, अब ये ऑर्डर पेयर ए बी होता है, इसमें जो ए होता है वो सेट ए से बिलोंग करता है एंड बी सेट बी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ से ए क्रॉस ए इज डिनोटेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स अगर हम कोई से सेम एली यानी सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हम उसको डिनोट करते हैं ए स्क्वायर से। ठीक है, तो जिस तरह ये कार्टेशियन प्लेन में आर स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, आर क्रॉस आर की इक्वल होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, पहले हम सेट ए का एलिमेंट लेंगे, ऑर्डर पेयर में हम स्टूडेंट्स पहले हम सेट ए का एलिमेंट लेंगे फिर सेट बी का एलिमेंट लेंगे, तो ये 1 एंड ए बन जाएगा, ये ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर हम सेट ए का एलिमेंट लेंगे और सेट बी का एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पर 1 एंड बी आएगा। फिर हम सेट यहाँ पर ए से 2 एलिमेंट लेंगे और सेट बी से ए एलिमेंट लेंगे। तो इस तरह ये आप ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे, तो ये ऑर्डर पेयर्स क्या शो करेगा, ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट है रिमार्क है। तो रिमार्क में हम स्टूडेंट्स द नोटेशन ऑर्डर पेयर इज डिफाइंड बाय, अब हम स्टूडेंट्स जो ये ऑर्डर पेयर है इसको हम क्या करते हैं, इस तरह भी डिनोट करते हैं, यानी ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू सेट, इसमें सेट ए एलिमेंट्स आ सकता है और जो ऑर्डर पेयर है ये ए बी। तो इस तरह आप ऑर्डर पेयर को इस तरह भी डिनोट करते हैं, इस तरीके से भी आप इस चीज को डिनोट करते हैं ऑर्डर पेयर। फ्रॉम दिस डेफिनेशन द ऑर्डर प्रॉपर्टी में बी प्रूवन, तो ये सब ऑर्डर प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर सी डी, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। अगर स्टूडेंट्स ये कोई से दो ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल हैं, देख लें अगर मैं कहता हूं कि 1 ये 2 एक ऑर्डर पेयर है और ये इक्वल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं 2 - 1 वाओ 4 - 2, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर बनेगा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा 1 आएगा और यहाँ पर आएगा 2 आएगा, तो ये ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल हैं। देख लें 1 1 के इक्वल है और 2 2 के इक्वल है, तो यही बात बताई जा रही है कि अगर कोई से दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होते हैं देन दिस इंप्लाइज कि A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी फिनाइट नंबर ऑफ सेट्स इन अ नेचुरल वे। आप देख लें ये कोई से सेट्स हैं A1 A2 अप टू सो ऑन AM, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा A1 क्रॉस A2 अप टू सो ऑन A क्रॉस M, ठीक है, क्रॉस M AM, और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं। अब ये जो साइन है स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है, यानी प्रोडक्ट
i इज इक्वल टू 1 to m a i। तो अगर आप इस चीज को यानी लिखना चाहें एक्सपेंड करके तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स a1, तो a की जगह 1 आएगा, फिर क्रॉस आएगा यानी प्रोडक्ट आएगा। ये साइन स्टूडेंट प्रोडक्ट को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हम लेंगे a2 लेंगे, फिर क्रॉस लेंगे a3, इस तरह अप टू सो ऑन, क्रॉस लेंगे स्टूडेंट्स क्रॉस am। तो ये शो कर रहा है प्रोडक्ट को। तो इसको आप अगर आप लिखना चाहें a1 क्रॉस a2 अप टू सो ऑन am, तो इसको आप इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल m टुपल्स, तो इसमें m टुपल्स हैं यानी a1 a2 अप टू सो ऑन am, वेयर ai बिलोंग्स टू ai फॉर ईच i। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को आप ये जो m टुपल्स है ये चीज ये क्या शो कर रही है कि जो ईच ai है वो बिलोंग करते हैं किससे, ai से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।